सेक्रेटरी ब्लिंकन जाएंगे बहरीन, और बहरीन से वो जॉर्डन, वो इजिप्ट कल पहुंचेंगे। इसी दौरान जो है वो दोबारा जो कुछ हुआ है इस दौरे के दौरान, और देखें सेक्रेटरी ब्लिंकन ने आने से पहले ही बात की थी, ये उनके अलामिये में भी थी कि मैं यहाँ इन मुल्कों को दौरा करूँगा, और इन मुल्कों का दौरा करने के बाद जो दो रियासती फार्मूला है जो उसके ऊपर मैं आगे वो बात आगे बढ़ेगी। यही बात सऊदी अरेबिया ने की, इनसे बिल्कुल क्लियर, ये हर जगह जहाँ भी गए हैं इन्होंने यही बात की। तैयब अर्दगन जो हैं उन्होंने तो, बल्कि आज वहाँ पर एक कॉन्फ्रेंस हो रही थी, तैयब अर्दगन ने कहा कि हम, अच्छा एक बात बड़ी, तैयब अर्दगन जो है उन्होंने कहा मज़ीद मोसाद के लोग पकड़ेंगे, अभी मज़ीद मोसाद के लोग पकड़ेंगे। इसराइली जो हैं वो टर्की के भी तो कब्ज़े में है ना, टर्की में तो पकड़ लिया है। अब इसराइल, देखें कुछ लोग तो उधर है ना, जो जो जासूसी में पकड़े हैं मोसाद के लोग, वो तो टर्की के पास है ना। तो टर्की से अब डायलॉग अगले उस पर, क्या टर्की से डायलॉग नहीं करना पड़ेगा इसराइल को कि ये हमारे लोग तुम्हारे यहाँ जासूसी क्या करने के लिए क्या मौजूद है मोसाद वाले। तो इसराइल इस वक्त काफ़ी ज़्यादा जो है वो एक प्रॉब्लम्स में फंसा हुआ है। यानी आप देखें ना कि उनके लोग टर्की के में पकड़े गए हैं। एनीवे, तो उन्होंने तैयब अर्दगन से भी बात की, सऊदी अरेबिया में बात की, यूएई में बात की, कतर में बात की, और फिर बात करके जब वो इसराइल में गए तो वहाँ ठुस हो गए, वो सीज़ फायर का लफ्ज़ ही नहीं निकला। उसके बाद महमूद अब्बास ने भी सीधी बात की। लेकिन मैं आपसे फिर कह रहा हूँ कि एक ट्रैक 2 चल रहा है कहीं पर। इसको जो रिस्ट्रेन है ना, कि सब खामोशी से देख रहे हैं सारे मुल्क, ये ट्रैक 2 चल रहा है, और उस ट्रैक 2 की वजह से वो मिस्र नहीं गए आज। और इसलिए नहीं गए कि मिस्र में इस वक्त काहिरा में हमास के रहनुमा, इसराइल, मोसाद के लोग, सही, कतर, अमेरिका, चंद अरब ममालिक और चंद यूरोपीय ममालिक के लोग इस वक्त बैठे हुए हैं। और कोशिश हो रही है इस वक्त भी कि सेक्रेटरी ब्लिंकन कल जब आएँ इजिप्ट, और इजिप्ट का दौरा करके वो वापस जाएं वाशिंगटन, तो उससे पहले पहले कोई ब्रेक थ्रू हो जाए और कोई ऐलान हो जाए, कोई ऐसा मुस्बित ऐलान हो जाए जो यहाँ से वो वापस लेके जाएं। वो मतलब ये बात इंतहाई अजब लगेगी कि नेतन्याहू अमेरिका की नहीं सुनता। मतलब ये ऐसी बात है कि मैंने आपसे कल भी कहा था ना कि लोग फिर कहेंगे कि अच्छा आपकी नहीं सुनता तो हम सुनाते हैं उसको, फिर हम बता देते हैं ना, हम मतलब हम हैं ना उसको समझाने के लिए। पूरी दुनिया बेताब है कि उसको मतलब कौन समझाए जाके, मतलब मुकाबला चल रहा है पूरी दुनिया का कि यार हम समझाएं कि तुम पहले समझाओ। अगर अमेरिका नहीं समझा सकता तो फिर मतलब पूरी दुनिया खड़ी है ना समझाने के लिए। तो मसले बेहतर है अमेरिका ही समझाते खुद, ठीक है ना। उन्हीं का वो जो है वो क्या, मैं ज़बान इस्तेमाल नहीं करना चाह रहा हूँ कि वो उसको समझा दें, नहीं समझाते तो 23,000 बेगुनाहों का 23,500 शहीदों का खून है उसके हाथों पे, उसके और उसकी काबीना के हाथों पे। तो अब ये मसला ये है कि इसमें अब वो टॉक्स हो रही हैं कायरा में आज भी, और अभी कुछ देर पहले तक ये था कि कोई ना कुछ ऐलान होगा। मतलब है कि वरना तो फिर मेरा ख्याल है सेक्रेटरी ब्लिंकन इधर ही बैठ जाएं, इधर ही रहें, अपनी ज़िंदगी के बाकी अय्याम मशरिक़ वस्ता में या मगरबी एशिया में गुजारें, किसी यहाँ पर कहीं कोई जॉब पकड़ लें कि वापस अमेरिका मच जाएँ। बार बार यहाँ आते हैं और बार बार वापस चले जाते हैं। इससे पहले वो जो है वो सदर बाइडन भी अजीब आए यहाँ पे, और उनसे तो आपको पता है ना कि मिले भी नहीं थे, उनसे तो महमूद अब्बास आ गए थे और शाह अब्दुल्ला भी नहीं मिले थे। और ये सूरत हाल इतनी अब तो बहुत ही बिगड़ गए हैं ना हालात। और अगर शिकस्त हो गई है इसराइल को, ये तो फतह नहीं होती ना कि आप 23,000 बेगुनाहों को मार दें। फतह तो होती है कि गज़ा पे हम आ गए, हमने झंडे लहरा दिए और यहाँ पे ये तो मतलब इसराइल की बदतरीन शिकस्त है। 1948 में, मेरे ने ख्याल कि 1948 के बाद इस तरह की कभी डिफीट हुई है इसराइल को, मतलब मुकम्मल शिकस्त हो गई। उन्होंने पूरी कोशिश की है कि खत्ते को खींच लें अपनी जंग में, लेकिन नेतन्याहू उसमें नाकाम हो गए। और मैं आज टाइम्स का ये पढ़ रहा था, टाइम्स जो प्रॉपर टाइम्स जो यानी बरतानिया का जो दुनिया का अखबार, तो 16वीं स्लाइड उसमें एक्स मोसाद चीफ जो हैं, एक्स मोसाद चीफ ये मोसाद के सरबराह, उन्होंने कहा ये हार चुके हैं, नेतन्याहू रिज़ाइन करे। 16वीं स्लाइड है, नेतन्याहू रिज़ाइन करे, जंग हार चुका है, ठीक है। ये इनके फ्राइम विली, उन्होंने कहा इसराइली प्राइम मिनिस्टर हैज़ फेल्ड टू ब्रिंग हमास टू नीज एंड कैन नॉट यूनाइट हिज ओन कंट्री, तो ही मस्ट रिज़ाइन।
तो ये जो है ये वो हैं जो सारे बरसा बरस से देखते रहे हैं मोसाद के। तो ये टाइम्स और एक दुनिया का एक बहुत ही संजीदा अखबार है। अच्छा, अब इसमें इशू ये है कि एक तो ये हो गया, दूसरा जो है वो ये हुआ कि हुतीज ने अभी तक 7 अक्टूबर के बाद से ये सेक्रेटरी ब्लिंकन ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कही। उन्होंने कहा कि जी हम एक, जहाँ और बहुत सारे उन्होंने कहा जी ये बहर अहमर के अंदर जो हो रहा है हम इसके ऊपर बड़ी हमारी नज़र है और ये हम इसके ऊपर भी अमेरिका जो है वो ये करेगा और ऐसे करेगा और ये करेगा। उन्होंने जैसी बात की थोड़ी देर के बाद जो है हुतीज ने अब तक जितने हमले हुए हैं बहर अहमर में, उन्होंने सबसे बड़ा उन्होंने इस पे हमला कर दिया यहाँ पे मुख्तलिफ जहाज़ों पे। अच्छा, अब उस पर जो और वो जो उसके वो इतना बड़ा हमला था कि मैं उसके ऊपर क्या बात करूं। मैं सिर्फ यूएस सेंटकॉम का एलामिया उस पर दिखा देता हूं कि सेंटकॉम ने ये कहा कि ये 26वां जो सेकंड स्लाइड है कि 26वां अटैक है शिपिंग लेन्स पे, और इसमें जो है वो उनका कहना ये है कि 21 ड्रोन्स मारे गए। अब अच्छा, ये इसको यहाँ ये देखें ज़रा क्या है इसमें ये है कि एंटीशिप मिसाइल्स और एंटीशिप बैलिस्टिक्स और कॉम्प्लेक्स अटैक ऑफ ईरानियन डिज़ाइन वन वे अटैक यानी यूएवीज, और वो तो अलग है ना, वो तो रॉकेट्स हो गए। एंटीशिप मिसाइल भी मारे और फिर एंटीशिप बैलिस्टिक मिसाइल भी मारा यमन से। और उसके बाद जो है वो जवाब में वो कह रहे हैं कि इसको नाकाम बना दिया, सेंटकॉम का ये कहना है। लेकिन 21 जो है ये अभी तक सबसे बड़ा। अच्छा, फिर वो कह रहे हैं इसमें 18 देखें 18 यूएवीज हैं, 2 एंटीशिप क्रूज मिसाइल्स हैं, 1 एंटीशिप बैलिस्टिक मिसाइल है। अच्छा, इनको गिरा दिया। फिर वहाँ पर आइजनहार यूएसएस आइजनहार मौजूद था, यूएसएस ग्रेवली मौजूद था, यूएसएस लेबॉन मौजूद था, यूएसएस मेसन मौजूद था, और यूनाइटेड किंगडम का बरतानिया का जो एचएमएस डायमंड, इन सब ने, ये 26वां अटैक था, कोई इंजरीज या डैमेज नहीं हुआ। अच्छा, ये अब ये जहन में रखें कि इससे पहले जो है वो 3 कश्तियाँ डुबोती थी उन्होंने, लेकिन वो कश्तियाँ थी ये यमन से यानी यमन से प्रॉपर फायर हुआ है अमेरिका के, और ये जंगी जहाज़ों पे हुआ है। ये किसी शिपिंग लेन किसी कंटेनर पे नहीं हुआ। ये अमेरिका के जो जंगी जहाज़ हैं उनके ऊपर ये अटैक्स हुए हैं, या मतलब वहाँ पर कोई कंटेनर्स होंगे उनको, लेकिन ये कि अमेरिका ने इनको डाउन किया। अब मसला ये है कि इसके ऊपर अच्छा कोई किसी की कंडेमनेशन किसी अरब मुल्क की और किसी की तरफ से दुनिया में नहीं आई। इसके ऊपर सबका कंसर्न सबका ये है 2-3 बातों का। एक तो ये है कि बहर अहमर के अंदर जो शिपिंग लेन्स हैं उन्हें खुलना चाहिए, क्योंकि उसके नतीजे में पूरी दुनिया में तबाही आएगी। पहले ही आपको पता है ब्लैक सी की वजह से, यूक्रेन वॉर की वजह से जो गंदम का मामला रुका है पूरी दुनिया में, वो अभी तक ग्रेन डील नहीं हो सकी। तो वो एक मसला बहुत बड़ा है। दूसरा मसला ये है कि ये जो बहर अहमर से गुजरने वाले जहाज़ हैं, अच्छा वो जहाज़, अब ये जहाज़ तो इसराइल का भी नहीं है, कोई जहाज़ कोई इंडिया का है, कोई जहाज़ जो है वो लाइबेरिया का परचम है, कोई किसी का कुछ का तो अगर ये पूरी लेंस ही, और फिर ये इनका जो कज़ाकों के साथ जो एक हो गया सिलसिला, लेकिन ये है कि ये भरपूर खड़े हैं। बहरहाल ये कह रहे हैं कि गज़ा का मसला हल कराओ, और गज़ा का मसला हल कराओ, और गज़ा के साथ हम खड़े हैं। मतलब हुतीज़ ने भी एक कमाल इस वक्त जो है ना एक उनका रोल है। और उससे पहले आप ये देखें कि टाइमिंग्स, कि उससे पहले हुतीज़ का जो सऊदी अरेबिया और यूएई के साथ उनकी सुलह हो गई। तो और बहर अहमर और यमन, मैंने कल भी बात की थी कि यमन के अंदर या इराक़ के अंदर या लिबनान के अंदर या शाम के अंदर या सूडान में हम बात नहीं कर रहे, वहाँ क्या हो रहा है देखें, ज़रा सी तवज्जो हटती है तो वहाँ पे खाना जंगी शुरू हो जाती है दोबारा, ठीक है। उसके वहाँ से ध्यान हटता है तो इथोपिया में शुरू हो जाता है। तो बड़ी मुश्किलों से ये यमन तो बिल्कुल एक बड़ा ही उसकी जियो स्ट्रेटेजिक पोजीशन भी है, वैसे भी लोग अच्छे अहम जगह है, तो इसलिए वहाँ पे जो माहिदा हुआ है वो माहिदा अपनी जगह रहना चाहिए। सवाल ये है कि ये क्या हुतीज़ ने किया? नहीं, यमन की फ़ौज ने आज उसको ऑन कर लिया। आज यमन की फ़ौज, यमन में जो फ़ौज मौजूद है, उन्होंने कहा उसमें सुन्नी भी हैं, उसमें जो हुती से हट के भी लोग हैं, उनकी जो आर्मी है, उन्होंने कहा कि हमारी तरफ से जो गज़ा में जो कुछ हो रहा है तो ये हमें
ठीक है, और अगर आप यहाँ पर कार्रवाई करेंगे तो यमन के ख़िलाफ़ करेंगे, यमन बतौर मुल्क उसके ख़िलाफ़ करेंगे, और ये हमने किया है। अब यहाँ पे जवाब अमेरिका किस तरह रिस्पॉन्ड करेगा कि यमन पे अटैक कर देगा अमेरिका, और यमन पे क्या सना पे अटैक कर देगा, फ़ौजें उतार देगा। तो ये अब एक ऐसा मामला है जिसको अफ़ाम तफ़हीम से डायलॉग के ज़रिए ज़रूरी करना ज़रूरी है। इनके जो होस्टेजेस हैं हमास के पास, वो वहाँ से उनकी रिहाई हो। हमास की जो डिमांड्स हैं प्रिजनर्स की, जो भी उन मामला तय होता है, और उसके बाद कल और परसों के 2 दिन ये जो बैनुल अक़वामी अदालत इंसाफ है। अच्छा, मैं तो इसमें थोड़ा सा ये चार्ट दिखाना चाह रहा हूँ। ये इसराइल को जनूबी अफ्रीका लेके चला गया है। अगर हम ये स्लाइड दिखा सकें, बैनुल अक़वामी अदालत इंसाफ जो है उसमें और यानी ICJ में और ICC में फ़र्क है, दोनों में फ़र्क है। ये फ़र्क जो है, अगर हम इस चार्ट को जरा ऊपर से दिखा सकें, एक है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और एक है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। ये इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट यूनाइटेड नेशंस का हिस्सा नहीं है। जो आलमी अदालत इंसाफ है, ये वो है जहां पर जंगी जराइम के, जर्मन के, दोनों हैं, दोनों हेग में, लेकिन एक यूनाइटेड नेशंस का है और एक यूनाइटेड नेशंस का नहीं है। ये उसकी वो हैसियत नहीं है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की। इंटरनेशनल ये मुकदमा जा रहा है ICJ में, और ICJ में ये मुकदमा जा रहा है, और इसके अंदर इसकी जुरिस्डिक्शन क्या है कि तमाम अक़वाम मुत्तहिदा के मेंबर इसके इसके रुकन है। इसराइल पहली दफ़ा जा रहा है। इसराइल को पहली दफ़ा कोई मुल्क लेके गया, और कमाल की बात यह है कि वो जनूबी अफ्रीका लेके गया, यानी कोई मुस्लिम मुल्क नहीं लेके गया, जनूबी अफ्रीका लेके गया। अच्छा, वहां पे होता क्या है, रियासतों के दरमियान, वहां इंडिविजुअल्स के दरमियान आप देख रहे हैं ना फ़र्क है, ठीक है। एक उसमें जो ICC है उसमें इंडिविजुअल्स, और UN का वो हिस्सा नहीं है, 2002 में वो बना था। यहां पर जो है ये लीगल डिस्प्यूट्स हैं रियासतों के दरमियान, और फिर यहाँ पे ये जो है इंडोर्समेंट पावर जो है वो चली जाती है, ये यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल जजमेंट्स को करे, इसके ऊपर भी कुछ नहीं, उसके ऊपर भी। अच्छा, तो ये सिलसिला सारा। अब सवाल ये है कि इनके साथ कौन है, जनूबी अफ्रीका के साथ कोई गया कि नहीं गया, या खाली जनूबी अफ्रीका का काम था। तो OIC ने बतौर एक फोरम जिसमें तमाम अरब ममालिक, तमाम गैर अरब मुसलमान ममालिक, पाकिस्तान, तुर्की, ईरान, OIC ने इस मुकदमे में जनूबी अफ्रीका के साथ खड़े होने का फैसला कर लिया है। OIC ने, मिस्र भी, उर्दन भी, वो OIC। और ये मुकदमा कल और परसों ये शुरू हो रहा है, और दोनों मुल्कों से जाहिर है कि जज जो हैं वो हायर किए हैं बड़े लीगल, क्योंकि दुनिया में तमाशा एक लगेगा ना पूरी दुनिया में कि जी हेयरिंग हो रही है गज़ा के ऊपर, वहाँ मुजाहरे होंगे, क्या होगा, एक में बाहर लोग जमा हो रहे हैं, और वहाँ इसराइल का केस किस तरह से। अच्छा, उन्होंने 84 सफ़े का पेपर तैयार किया है जनूबी अफ्रीका ने, उसमें इनके बयानात लगाए हैं वज़रा के कि हम जो है इनको मिटा देंगे और न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा देंगे गज़ा पे, और उनके पूरा एक 84 सफ़ात का पलंदा है। और इस के ऊपर कोशिश ये है जनूबी अफ्रीका की, बाइंडिंग नहीं है। हो सकता है ये कामयाब हो जाए, हो सकता है कामयाब ना हो, लेकिन इसराइल की पोजीशन बड़ी ख़राब है, ठीक है ना। वो ये कहेंगे कि हमारे लोग गए, ये हुआ वो हुआ, लेकिन ये ज़हन में रखें कि ये जो इसके 15 जज होते हैं, इसमें जो अदालत बैठेगी 15 जज साहिबान की बैठेगी इसमें आलमी अदालत, और 15 जज साहिबान के जो सरबराह हैं, यानी उस अदालत के जो चीफ जस्टिस हैं, आप समझ लें वो अमेरिका से हैं, और बाकी जो हैं उसमें एक भारत से हैं, एक उसमें सोमालिया से हैं, एक उसमें चाइना से हैं, एक रशिया से हैं, और युगांडा से हैं, मुख्तलिफ मुल्कों से हैं, ठीक है ना। एक मेरे ख्याल से जर्मन भी हैं। तो मतलब इससे कतई नज़र वहाँ पर अब क्या, और वहाँ पर ज़ाहिर है कि हेग में एक माहौल बना हुआ है, तो वहाँ पर जो है वो ये कोशिश है कि वहाँ से एक 2 दिनों के अंदर जनूबी अफ्रीका एक वहाँ से हुक्म जारी करवा ले कि सीज़ फायर की जाए फौरी तौर पे। अगर ये नेतन्याहू वगैरह नहीं माने, अच्छा इसराइल के साथ कौन सा मुल्क खड़ा है वहाँ? बज़ाहिर अमेरिका, अमेरिका खड़ा है सिर्फ इसराइल के साथ, बाकी सारी दुनिया जो है वो तकरीबन तमाम दुनिया या खामोश है।